जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए हिस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों, आप जानते हैं कि हम रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए सभी विषयों की तैयारी एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करा रहे हैं। तो साथियों, रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। बात करें हिस्ट्री यानी कि इतिहास की, इतिहास में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कुषाण वंश से संबंधित प्रश्न और दक्षिण भारतीय राजवंश यानी कि चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम वंश, और साथियों सीमावर्ती राजवंश यानी कि पाल वंश, वकाटक वंश आदि का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो साथियों, अब की बार रेलवे ग्रुप डी पर यही नारा साथियों काम करेगा और सभी प्रश्न साथियों प्रीवियस ईयर पर आधारित होंगे। साथियों, टीसीएस के द्वारा पूछे गए सर्वश्रेष्ठ प्रश्न जो कि साथियों टीसीएस पैटर्न पर ही आधारित होंगे, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखिए साथियों, ये पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कुषाण वंश से संबंधित रेलवे में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए कुषाण वंश से संबंधित प्रश्न, ये रहा पहला प्रश्न। क्या कहता है? कहता किस मूल भारतीय राजवंश ने शासकों ने किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? पेशवा वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, पांड्य वंश। तो साथियों, अपने चित्र वाले सिक्के सातवाहन वंश ने जारी किए थे। सातवाहन वंश का संस्थापक यानी कि स्थापना किसने की? सिमुक नाम का व्यक्ति था, उसने सातवाहन वंश की स्थापना की। इनके सिक्के साथियों किसके बने होते थे? चांदी चांदी और तांबा चांदी, तांबा और कांसा के बने होते थे। साथियों, चांदी, तांबा, कांसा के बने होते थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। क्या कहता है? कहता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बतलाना है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं। देखिए, बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, ये एकदम सही पाली भाषा में लिखे गए। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल, साथियों एकदम सही स्थान है, सही चीज दिया गया है। नेपाल, कुंडग्राम, वैशाली, नेपाल, ये साथियों दिया नहीं, ये तो कुंडग्राम में इनका वो हुआ था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो साथियों वर्तमान में नेपाल में है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था साथियों, ये बात याद रखेंगे, जो कि वर्तमान में कहां पर है? ये नेपाल में है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, बिल्कुल सही बात। उपगुप्त ने ही अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। चरक जो है गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये बात गलत साथियों हो जाती है। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे, बल्कि कुषाण शासक कनिष्क के वे राजवैद्य थे। ये जो चरक हैं ये कुषाण शासक कनिष्क के, किसके? ये कनिष्क के राजवैद्य थे, राजवैद्य थे, समझ गए ना? राजवैद्य थे यानी कि उनके राज्य के दरबारी डॉक्टर थे, दरबारी चिकित्सक थे। ऑप्शन डी जो है ये गलत हो जाता है, जो गलत है वही आपका उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। कहता है कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? ये साथियों कुषाण वंश से संबंधित थे। कुषाण वंश से कौन संबंधित था? ये कनिष्क था, जो कि साथियों कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया था। इस उपलक्ष्य में संवत चलाया जाता है। क्या? एक संवत चलाया, इसीलिए संवत और ईस्वी के मध्य कितना? संवत और ईस्वी के मध्य भैया कितने का डिफरेंट होता है? 78 का डिफरेंट होता है, समझ गए ना? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। ये साथियों याद रखेंगे कि कुषाण वंश का था, बता चुके हैं। ये देखिए कनिष्क, फिर से वही प्रश्न।
कनिष्क भैया कुषाण वंश का सम्राट था या राजा था, कुछ भी कह लो, बात तो वही है। देखते हैं, लेकिन वो रेलवे ने एक ही प्रश्न को बार बार घुमाकर पूछा है। कहता है शक युग आरंभ हुआ था कब? आरंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में, और सन 58 ईस्वी में, सन 78 ईस्वी में। कब भैया हुआ था ये बतलाएंगे। अभी अभी हमने आपको बतलाया कि साथियों कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर जो थे, जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे, उनका नाम बताना है। कृतवर्मा, कृष्णदेवराय, कौटिल्य, कनिष्क। तो वो कौन थे भैया, यही आपको बतलाना है। वो थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क हो जाते हैं वो साथियों। कौन? कनिष्क हो जाते हैं, जिन्होंने 78 ईस्वी में एक वो बनाया था, क्या? शक संवत, यानी कि शक संवत बनाया था। इसीलिए उसके मध्य शक संवत और ईस्वी के मध्य डिफरेंट होता है 78 का। 78 ईस्वी में ही ये बनाया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि ईसा पूर्व डेढ़ शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यानी कि कौन सी ईसा पूर्व में, कौन सी शताब्दी में? ये साथियों चौथी, चौथी क्या थी? चौथी, चौथी, दूसरी, तीसरी, पहली। कौन सी भैया शताब्दी में? तो ये पहली शताब्दी में ही उन्होंने अपना, यानी कि 78 ईस्वी की बात हो रही है। 78 ईस्वी यानी कि पहली ही शताब्दी हुई अभी, यानी कि सैकड़ा पार नहीं हुआ, तो ये पहली की ही बात कर रहा है। दोस्तों ये ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख, शिलालेख कलिंग के राजा डेज, मतलब कलिंग के कौन से राजा के बारे में जानकारी, यानी कि किसने लिखा था हाथी गुम्फा अभिलेख, ये आपको बताना है। हाथी गुम्फा अभिलेख साथियों कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और हाथी गुम्फा जो है साथियों उड़ीसा में उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ था, जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। कहां पर प्राप्त हुआ था? उड़ीसा के उदयगिरी नामक पहाड़ी में, पहाड़ी की एक गुफा में प्राप्त हुआ था, और उस शिलालेख को हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से जाना जाता है। साथियों ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न साथियों देखिए, दक्षिण भारतीय राजवंश से, अब देखिए उतने ही कुषाण वंश से पूछे गए प्रश्न थे। अब देखिए चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, संगम वंश से पूछे गए रेलवे में प्रश्न। जो भी रेलवे में प्रश्न पूछे गए वो सभी हम आपको करवाएंगे। तो देखिए साथियों ये प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 भैया कहता है कि संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई? किस शास्त्रीय भाषा में हुई ये आपको बतलाना है। तो ये भैया तमिल भाषा में हुई। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, वेलन वगई, पलिंचतम और शाला भोग। क्या कहा जाता था? तो साथियों कहा जाता था शाला भोग कहा जाता था। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, ये बेहतरीन प्रश्न है जो साथियों पूछा भी गया है ग्रुप डी की परीक्षा में। साथियों ग्रुप डी की परीक्षा में तो वैसे नहीं पूछा गया, ये 2018 में 2 बार और आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। कहता है होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? देवगिरी, द्वार समुद्र, मैसूर, कल्याणी। तो ये साथियों क्या हो जाती है? होयसल वंश की राजधानी हो जाती है द्वार समुद्र। क्या हो जाती है? द्वार समुद्र। ये होयसल क्या है साथियों? होयसल जो थे, होयसल, होयसल साथियों थे ये यादव लोग के वंशज थे। यादव लोग के वंशज थे, जबकि ये साथियों
चोल या पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। चोल या फिर चालुक्यों के सामंत थे। ये साथियों कर्नाटक कर्नाटक के एक छोटे से भाग पर शासन करते थे। कर्नाटक के एक छोटे से भाग पर शासन करते थे जिसकी राजधानी द्वार समुद्र हुआ करती थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ये द्वार समुद्र कहां पर है? ये कर्नाटक में ही स्थित है साथियों, यह याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। कुछ बच्चे कहते हैं, देखिए एक हमारी बात सुनिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि आप समय ज्यादा लेते हैं। समय लेते हैं तो साथियों हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताते चलते हैं। साथियों हम आपको केवल ऑप्शन ही नहीं बताते हैं, जिसमें बताने वाला होता है एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताते चलते हैं। तो साथियों यदि बेहतरीन तैयारी करना पड़ेगा तो समय तो थोड़ा लगेगा ही। बढ़िया प्रश्न बढ़िया तरीके से तैयारी करने में थोड़ा समय व्यर्थ होगा। तो साथियों आप लोग चाहे तो 2x या फॉर्मेट में करके देख सकते हैं यदि आपको ऐसा लगता है। तो देखिए साथियों ये प्रश्न कहता है दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्गम स्थापित किए? चालुक्य वंश, गुप्त वंश, चेर वंश, चोल वंश। तो किसने भैया स्थापित किए? बतलाइए किसने स्थापित किए? ये भैया चोल राजवंश ने स्थापित किए। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चोल राजवंश ने पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच ही समुद्र तट पर स्थित था। और इस राजवंश का जो स्थापना था वो किसने किया था? ये भैया चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय विजयालय ने किया था। विजयालय ने किया था, विजयालय ने भैया किया था। इसका नाम क्या था? विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। ये बात याद रखेंगे। ये रेलवे द्वारा पूछा जा चुका है प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। राजा सिंह विष्णु किस वंश के संस्थापक थे? चोल, पल्लव, पाल और चालुक्य। ये किसके भैया संस्थापक थे? तो देखिए चोल के तो हम बता चुके हैं, विजयालय विजयालय इसके संस्थापक थे, यानी कि ये इसके हो नहीं सकते। पल्लव वंश के साथियों हमको नहीं पता। पल्लव वंश के संस्थापक और सातवाहन के ध्वस्त अवशेषों को निर्मित किए। और साथियों पाल, चालुक्य ये किसके थे? ये साथियों जो राजा सिंह विष्णु थे ये थे भैया पाल वंश के संस्थापक थे। किसके? पाल वंश के संस्थापक थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा बेहतरीन, ग्रुप डी की परीक्षा में 2 बार पूछा गया। कहता है कि 2022 में भी कहता पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किस वंश से संबंधित थे? ये आपको बतलाना है। ये भैया चालुक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए कहता पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? अभी अभी हमने आपको क्या बतलाया? अभी अभी बतलाया कि पुलकेशिन द्वितीय जो है ये चालुक्य वंश से संबंधित था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा क्या कहता है कि डेज यहाँ पर खाली स्थान 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो कौन लोग भैया 7वीं और 8वीं शताब्दी में बहुत शक्तिशाली हो गए? उनकी राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। तो ये लोग साथियों कौन थे? ये लोग थे पल्लव लोग। पल्लव वंश के लोग थे साथियों। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है, जिनकी राजधानी कांचीपुरम थी। देखते हैं अगला कहता कांची राजधानी किसकी थी? कांची राजधानी किसकी थी? अभी अभी बताया कांचीपुरम किसकी राजधानी थी। ये भैया कांचीपुरम हो या कांची केवल, ये भैया पल्लव की थी। किसकी? पल्लव राजवंश की ये राजधानी हुआ करती थी। और ये 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच में बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। कौन? पल्लव लोग। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों क्या कहता है कि खाली स्थान पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? कौन सा शहर जो है पांड्य वंश की राजधानी था? गया, कांचीपुरम, मदुरै, द्वार समुद्र। तो ये कौन हो जाता है भैया? तो आपको बतलाना होगा। तो देखिए साथियों कांचीपुरम तो हो जाती है ये पल्लव की राजधानी। ये किसकी हो जाती है? ये हो जाती है पल्लव की राजधानी। ये तो वास्तव है। और ये साथियों किसकी हो जाती है? कुषाण की हो जाती है। किसकी हो जाती है? ये साथियों हो जाती है होयसल की। होयसल राजवंश की राजधानी। और गया तो बिहार में है। तो क्या बचा? ये बचा मदुरै। मदुरै हो जाती है इसकी राजधानी, इसकी पांडव वंश की, क्योंकि ये दक्षिण भारत के राजवंश हैं। जबकि बिहार क्या है? बिहार साथियों पूर्वी
राज्य है, और जबकि ये दक्षिण भारत के राजवंश की बात हो रही है। तो साथियों ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये क्या कहता है, किसने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। तो साथियों देखिए, अभी हमने बताया आपको कि मदुरै किसकी राजधानी थी, पांड्यवंश की, तो पांड्या ने ही किया होगा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है। ये आपको बतलाना है कि पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता, तो भैया करिकाल को सबसे महान माना जाता है, जो कि साथियों पूर्व चोल राजाओं में से एक थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाट्य भी लिखा करते थे, ये आपको बतलाना है। तो ये महेंद्र वर्मन जी थे, ये पल्लव वंश के राजा थे। ये संस्कृत के नाट्य नाट्य भी यानी कि नाटक भी लिखा करते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता चालुक्य राजा ने किस चालुक्य राजा ने हर्ष को पराजित किया, भैया कन्नौज के राजा हर्ष को। तो ये साथियों पुलकेशिन द्वितीय, ये बात याद रखेंगे कि भैया पुलकेशिन द्वितीय ने किसको, राजा हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। कहां पर पराजित किया था, तो ये नर्मदा नदी के तट पर। कहा, नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था साथियों, नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। समझ गए ना साथियों, ये नर्मदा नदी के तट पर दोनों राजाओं की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी संघर्ष अनिवार्य बना दिया गया। और साथियों उसमें किसकी जीत हुई, उसमें चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई, और साथियों कन्नौज के राजा हर्षवर्धन की हार हुई। तो साथियों ऑप्शन सी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। चोल राजवंश के अंतिम शासक भैया राजेंद्र चोल थर्ड, राजेंद्र चोल तृतीय थे। ऑप्शन बी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की, विजय पाई या प्राप्त की बात एक ही है, विजय पाई। तो ये साथियों राजा राज चोल थे। कौन, राजा राज चोल हो जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। कुछ लोग साथियों चोल वंश का संस्थापक राजा राज चोल को भी मानते हैं, राजा राज चोल को भी मानते हैं, लेकिन ये साथियों पूर्णतः सत्य नहीं है। चोल वंश के संस्थापक कहीं कहीं पर विजयालय भी दिखाई पड़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था। तमिलनाडु और केरल, बंगाल और उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, महाराष्ट्र और गुजरात। तो किस पर भैया किया, ये तमिलनाडु और केरल पर राज्य किया था। देखिए हम आपको बता चुके हैं कि ये भैया क्या क्या, हम आपको साथियों बता चुके हैं कि जो ये साथियों हैं चोल, चालुक्य और पल्लव और संगम वंश, ये दक्षिण भारत के राजवंश हैं। इसके दक्षिण भारत के राजवंश हैं। तो ये साथियों दक्षिण भारत के यही केवल राज्य हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौ सैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। अकबर, कृष्णदेव, राजेंद्र चोल, शिवाजी। तो किसने भैया, ये राजेंद्र चोल ने किया था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। देखिए इतने उच्च क्वालिटी के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर आपकी दृष्टि क्यों नहीं गई, क्यों इसलिए नहीं गई क्योंकि आपके पास ये प्रश्न है ही नहीं और आप पढ़ते भी नहीं है। ऐसे चले जाते एग्जाम में, जब बनता है तो आप कहते ये प्रश्न कहां से आ गया। तो साथियों जब सभी प्रश्न पढ़ेंगे, और कुछ बच्चे कहते हैं कि इसमें टाइम लगता है, टाइम लगेगा तो साथियों अच्छे प्रश्न और अच्छी तरीके से पढ़ाई तो कम से कम करेंगे, तभी से तो सिलेक्शन हो पाएगा। ऑप्शन सी होगा साथियों सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने साथियों हो गए समाप्त। अब देखिए सीमावर्ती
राजवंश से संबंधित, यानी कि पाल राजवंश और वकाटक। पाल राजवंश, पाल वंश और वकाटक वंश से संबंधित रेलवे में जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्न देखिए। ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि नवीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सामंत सेन, बल्लभ बल्लाल सेन, धर्मपाल, गोपाल। तो किसने की भैया? ये की धर्मपाल ने। किसने की बच्चों? ये की गोपाल, वे सॉरी धर्मपाल ने। जबकि पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक हो जाते हैं आपके गोपाल। कौन हो जाते? गोपाल हो जाते हैं। ऑप्शन जो डी में दिया गया, ये पाल वंश के हो जाते हैं संस्थापक। ये बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, सबसे प्रसिद्ध पशु चारण और शिकारी जनजातियां मंगोल बसे हुए हैं कहां पर? दक्षिण एशिया, अरब प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया। ये कहां पर साथियों बसे हुए हैं? ये मध्य एशिया में बसे हुए हैं। मध्य एशिया में रहने वाली एक जनजाति है जिसको कहा जाता है मंगोल। और मध्य एशिया में साथियों क्या क्या आता है? मंगोलिया। क्या आता है? मंगोलिया देश, मंगोलिया देश। और क्या आता है? और आता है साथियों चाइना, और आता है चाइना, और चाइना भी आता है। ये कुछ साथियों दो देश आते हैं, दो तीन देश और आते हैं। और शिकार, ये इनका पेशा क्या होता है? जो ये मंगोल जनजाति है इसका पेशा होता है शिकार करना, घुड़सवारी करना और तीरंदाजी करना। और साथियों घुड़सवारी करना और शिकार और तीरंदाजी, यही साथियों इनका पेशा या फिर प्रमुख होता है इनके लिए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, बिंद शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? बिंद शक्ति जो हैं ये किस वंश के संस्थापक थे? ये साथियों वकाटक वकाटक वंश के संस्थापक थे। बिंद शक्ति जो हैं ये वकाटक वंश के संस्थापक थे। याद रखेंगे। चोल का भैया कौन हो जाता है? राजा राज चोल भी माना जाता है। राजा राज चोल भी माने जाते हैं। और पांडव वंश के संस्थापक कौन थे? ये आपको साथियों कमेंट में बताना है। अभी अभी आपको ऊपर बतलाकर लेकर आए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, पाल वंश का पहला राजा कौन था? पाल वंश का पहला राजा भैया जो स्थापना करेगा वही तो होगा। पहला राजा कौन था? गोपाल। और गोपाल ने ही इसकी स्थापना की थी। ये बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? पांड्य वंश, पाल वंश, सातवाहन वंश, पहल्लो वंश। तो ये साथियों जो पाल वंश है ये दक्षिण भारत से नहीं संबंधित, बल्कि ये सीमावर्ती सीमावर्ती राज्य से संबंधित है। यानी कि सीमावर्ती राजवंश से संबंधित है। सीमावर्ती वंश या सीमावर्ती राजवंश से संबंधित। तो ऑप्शन बी होगा आपका सही जवाब। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो कैसा लगा आप बताएं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे साथियों शेयर कर दीजिए ताकि वह भी आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सके। शेयर साथियों जरूर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी पढ़ सके, नहीं तो वही वाली वीडियो बना देगा वो कॉमेडियली कि हम दोनों लोगों ने एक ही किताब से पढ़ी थी। समझ गए ना? तो साथियों अकेले अकेले पढ़ना ये गलत होता है। दान पुण्य करते रहिए, यानी कि वीडियो शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हो और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया होगा, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए। साथियों डेली क्लासेस का पीडीएफ और 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ एकदम फ्री या एकदम निःशुल्क आपको मिल जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।